सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियाँ, जिसके अंदर हमने दोस्तों क्लास 12 है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी दोस्तों संस्कृत शिक्षण विधियों की सेकंड लास्ट क्लास है और क्लास नंबर हमारी रहेगी दोस्तों 13, जिसके अंदर हम देखेंगे अनुवाद एवं कथा शिक्षण की विधियाँ। दोस्तों अभी तक अगर आपने सभी क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, संस्कृत शिक्षण विधियाँ कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर संपूर्ण वीडियो आपको मिल जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे आपको दोस्तों, तो एक बार समय निकालें और सभी वीडियो देखें और अपने नोट्स है वो तैयार जरूर कर लें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शॉर्ट एंड स्वीट के आधार पर आपको यहाँ पर जो है संस्कृत की शिक्षण विधियाँ हैं वो मिलेगी दोस्तों। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों आज की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों अनुवाद की शिक्षण विधियां। अनुवाद होता है क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अनुवाद क्या होता है। किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों की दूसरी भाषा में प्रस्तुति को अनुवाद कहते हैं। जैसे मैंने अगर यहां पर संस्कृत में बोला, अगर मैंने संस्कृत में बोला या संस्कृत में मेरे सामने कुछ लिखा हुआ है तो उसको अगर मैं हिंदी में क्या करता हूं, व्यक्त करता हूं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनुवाद कहेंगे। अनुवाद के लिए यह आवश्यक है कि छात्र को दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अगर आप अनुवाद की जो शिक्षण विधियां हैं वो प्रयुक्त कर रहे हैं तो उसके लिए जो छात्र है उनको जो दोनों भाषाएं हैं उन पर जो छात्र है उनका अधिकार या उनको आनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं। अनुवाद का मुख्य उद्देश्य मूल भाषा तथा अनुदित भाषा का ज्ञान होना है। मूल भाषा जो भाषा हमारे सामने है और जिस भाषा में हम अनुवाद कर रहे हैं, अनुदित भाषा उसे कहते हैं, तो उन दोनों भाषाओं का ज्ञान कराना ही अनुवाद का क्या होता है, उद्देश्य होता है। संस्कृत शिक्षण में अनुवाद अभ्यास के 3 प्रमुख प्रकार है। ये प्रकार कौन कौन से इनसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है दोस्तों। पहला है संस्कृत का मातृभाषा में अनुवाद, मातृभाषा का संस्कृत में अनुवाद, पुनर्नुवाद संस्कृत से मातृभाषा में तथा मातृभाषा से संस्कृत में अनुवाद पुनर्नुवाद कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर क्या कहा गया है कि संस्कृत शिक्षण के जो संस्कृत शिक्षण है इसके अंदर अनुवाद अभ्यास के 3 प्रमुख प्रकार है। वो कौन कौन से हैं, तीनों याद रखने दोस्तों, सिंपल है, याद हो जाएंगे एक बार पढ़ लिया तो। संस्कृत से किस में कर दिया, मातृभाषा में, मातृभाषा से संस्कृत में, और इन्हीं दोनों का आपस में मेल यानी मिला जुला। जैसे यहाँ पे संस्कृत का मातृभाषा और मातृभाषा का संस्कृत में अनुवाद पुनर्नुवाद कहलाता है। ये 3 होते हैं दोस्तों प्रमुख प्रकार संस्कृत शिक्षण में अनुवाद अभ्यास के दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि अनुवाद है ये इसके भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों सामान्यतः अनुवाद के 3 भेद होते हैं। अनुवाद के संस्कृत के अंदर जो है अनुवाद है दोस्तों, अनुवाद की शिक्षण विधियां हैं, इसके अंदर जो दोस्तों अनुवाद है इसके भेद कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों कि 3 भेद कौन कौन से होते हैं। तो अक्षर अनुवाद, छाया अनुवाद यानी भावानुवाद और तथ्यानुवाद। अब एक एक के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला जो भेद है वो है अक्षरस अनुवाद। इस प्रकार के अनुवाद में शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा के समानार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदा कदा अक्षरस अनुवाद में अनर्थ भी हो जाता है। अक्षरस अक्षर नाम से पता चल जाना चाहिए, जिस भाषा में जो शब्द दिया गया है उसकी जगह हम जब अनुवाद कर रहे हैं तो दूसरा जो उसका समानार्थक शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि हर शब्द का मतलब अलग अलग निकलता है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो अर्थ देना चाहिए वाक्य वो अर्थ न देकर उसका अलग अर्थ निकल जाता है, यानी अनर्थ हो जाता है दोस्तों। ये होता है अक्षरस अनुवाद। दूसरा है छाया अनुवाद या भावानुवाद। अनुवाद की इस क्रिया में किसी अनुच्छेद के सारांश के अनुसार दूसरी भाषा में अनुवाद किया जाता है। इसे मर्म अनुवाद भी कहते हैं। इस प्रकार छाया अनुवाद में छात्रों के भाव तथा विचारों की अभिव्यक्ति दृढ़ होती है। छाया अनुवाद या भाव अनुवाद क्या कहता है कि
इस पर जो छाया अनुवाद है या भाव अनुवाद है, इसके अंदर जो अनुच्छेद होता है उसका जो सारांश होता है, उस सारांश के अनुसार, जो अनुच्छेद है उसका सारांश है, उस सारांश के अनुसार उसका अनुवाद दूसरी भाषा में किया जाता है। यहां पर आपको यह नाम भी याद रखना है कि इसको मर्म अनुवाद भी कहते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। तीसरा जो हमारा अनुवाद है वो है तथ्यानुवाद। अनुवाद की इस प्रक्रिया में शब्द या सारांश को आधार मानकर अनुवाद नहीं किया जाता है, अपितु मातृभाषा में अथवा अन्य भाषा में भावों को संस्कृत में प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। तथ्यानुवाद में क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें किसी शब्द हो या सारांश हो उसको मानकर जो अनुवाद है वो नहीं किया जाता है। या तो मातृभाषा है या मातृभाषा नहीं है ये तो अन्य किसी भाषा है, उसमें जो भाव है उनको संस्कृत में प्रकट इस तथ्यानुवाद में किया जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में ऐसा प्रतीत होता है मानो मूल लेख के द्वारा ही लिखा गया हो। इस अनुवाद की सर्वोत्तम शैली है। जो हमारा तथ्य अनुवाद है ये दोस्तों अनुवाद की सर्वोत्तम शैली मानी जाती है। तो यहां से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बन जाता है कि अनुवाद शिक्षण की सर्वोत्तम शैली किसको माना जाता है, तथ्य अनुवाद को माना जाता है। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों जो अनुवाद शिक्षण है इसकी जो विधियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे 3 विधियों के बारे में यहां पर अध्ययन करेंगे हम, पुस्तक विधि, द्विभाषा विधि और तुलना या अनुकरण विधि के बारे में। सबसे पहले हमारे सामने आइए पुस्तक विधि दोस्तों। अनुवाद के लिए अलग से पुस्तकों की रचना की जाती है। वे सामान्य पुस्तकों से पृथक स्वरूप वाली होती है। यह पुस्तकें ही एक विधि का काम करती है। पुस्तक विधि के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें बात किसकी होगी, पुस्तकों की होगी। लेकिन पुस्तकें कैसी होगी, जो हमारे सामने है संस्कृत की हजारों पुस्तकें आती है वही पुस्तकें हैं क्या, नहीं दोस्तों। अनुवाद शिक्षण के लिए जो पुस्तक विधि है इसके लिए जो हमारी सामान्य पुस्तकें हैं इनसे अलग पुस्तकें हैं वो होती है दोस्तों, उनकी रचना की जाती है। और जो ये पुस्तकें होती है ये एक विधि का क्या करती है, कार्य करती है। आगे देखते हैं। जिनको पढ़कर अनुवाद करने में छात्रों को सुविधा होती है। इन पुस्तकों को अगर पढ़ते हैं तो छात्रों को जो अनुवाद है किसी का अनुवाद करना है तो उसमें क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। पुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में अनुवाद के वाक्य दिए जाते हैं। तो जो पुस्तक है उसका जो पाठ रहता है उस पाठ के अंत में अनुवाद के कुछ वाक्य भी दिए जाते हैं। उनसे संबंधित कठिन शब्द तथा व्याकरण के नियम दिए हुए होते हैं। यह है पहली पुस्तक विधि। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आगे द्विभाषा विधि। द्विभाषा विधि क्या कहती है दोस्तों, अनुवाद शिक्षण की। इस विधि में एक व्यक्ति मातृभाषा में उच्चारण करता है और दूसरा व्यक्ति रूपांतरण संस्कृत में करता है। तो नाम से पता चल गया द्विभाषा यानी 2 भाषा। एक जो व्यक्ति रहेगा वो किस में बोलेगा दोस्तों, मातृभाषा में, और जो दूसरा व्यक्ति रहेगा वो उसका रूपांतरण किस में करेगा, संस्कृत के अंदर करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। कक्षा में छात्र किसी गद्यांश को बोलते हैं, अध्यापक उसका अनुवाद करते हैं। जैसे अगर आप कक्षा के अंदर आप अध्यापक है तो कोई छात्र है वो कोई गद्यांश बोलेगा तो आप उसका संस्कृत के अंदर क्या करोगे, अनुवाद करोगे। इस विधि का प्रयोग किसी गोष्ठी या औपचारिक सम्मेलनों के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, अनुवाद शिक्षण की किस विधि का उपयोग है वो औपचारिक सम्मेलनों के अंदर किया जाता है। द्विभाषा विधि का यह उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी है और द्विभाषा जो विधि है ये किसके लिए है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरी जो हमारी विधि थी दोस्तों वो थी तुलना एवं अनुकरण विधि। क्या कहती है तुलना एवं अनुकरण विधि दोस्तों। इस विधि में शिक्षक सर्वप्रथम अनुवाद प्रस्तुत करता है। तुलना एवं अनुकरण विधि में शिक्षक है सबसे पहले अनुवाद है वो प्रस्तुत करेगा, छात्र उसे ठीक प्रकार से सीखते हैं। इसके पश्चात शिक्षक पूर्व में प्रस्तुत किए गए अनुवाद जैसा ही दूसरा वाक्य या अनुच्छेद छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। दोस्तों शिक्षक है जो सबसे पहले जो तुलना एवं अनुकरण विधि है उसके अंदर क्या करता है कि एक अनुवाद प्रस्तुत करता है, छात्र उसको सीखते हैं। उसके पश्चात शिक्षक है
उसी अनुवाद जैसा दूसरा वाक्य या अनुच्छेद है वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है और छात्र क्या करते हैं, अनुकरण के आधार पर अनुवाद, छात्र अनुकरण के आधार पर अनुवाद करते हैं। इसे ही अनुकरण विधि या तुलना विधि कहते हैं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों कथा शिक्षण की विधियों की ओर। यह थी अनुवाद की शिक्षण विधियां। कैसी लगी एक बार सभी साथी ये कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगर अभी तक आपने संस्कृत शिक्षण विधियों की सभी क्लासें अटेंड नहीं किए तो आज इस वीडियो के बाद एक बार जरूर क्लासें अटेंड कर लें दोस्तों। इसके बाद हमारी एक ही क्लास रहेगी संस्कृत शिक्षण विधियों की, जिसके अंदर हम दर्शे सर्वे और दर्शे सर्वे साधन है उनके बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। अब देखते हैं हम संस्कृत शिक्षण विधियां, कथा शिक्षण विधियां। कथा शिक्षण विधियां के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि कथा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। चलते हैं दोस्तों। कथा के द्वारा छात्रों में व्यवहार कौशल तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। एक एक चीज को नोट करते जाना, एक एक लाइन से क्वेश्चन आ सकता है। कथा शिक्षण के द्वारा छात्रों में कौन से कौशल, व्यवहार कौशल, और कौन से गुण, नैतिक गुणों का विकास करना होता है या होता है दोस्तों। कठिन भावों के स्पष्टीकरण में सहयोग प्रदान करना, जो कथा शिक्षण है दोस्तों, इसके द्वारा जो कठिन भाव है उनके स्पष्टीकरण में सहयोग मिलता है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों के अंदर अगर कल्पना शक्ति का विकास करना चाहते हो तो उसके लिए कथा शिक्षण की विधि सर्वश्रेष्ठ विधि रहती है दोस्तों। आगे देखते हैं और कौन कौन से उद्देश्य हैं। मनोरंजन के साथ साथ नीति व सदाचार की शिक्षा प्रदान करना। कथा शिक्षण के अंदर मनोरंजन भी होता है, नीति और सदाचार की शिक्षा भी मिलती है। छात्रों को संयमित तथा अनुशासित जीवन यापन की प्रेरणा देना, छात्रों को संयमित और अनुशासित जीवन यापन की प्रेरणा देना कथा शिक्षण का उद्देश्य है। प्रकृति चित्रण के साथ तादाद में स्थापित करना, यह भी किसका है, कथा शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कथा शिक्षण की शिक्षण विधियां। पहली विधि है हमारी, वो है कथन विधि। कौन सी है, कथन विधि। कथा का प्रस्तुतिकरण अध्यापक के द्वारा जिस प्रभाव से किया जाता है कथा शिक्षण उसी रूप में सफल होता है। कथन जो शिक्षण विधि है इसको समझिए दोस्तों। पहली बात क्या बोल रहा है यहां पे कि कथा का प्रस्तुतिकरण जो अध्यापक है वो जिस प्रभाव से करेगा कथा शिक्षण उसी रूप में सफल होगा। आप अपने आप पे लेकर देख लो दोस्तों, कथा की बात हो रही है तो कथा शिक्षण अध्यापक जिस प्रभाव, जिस जोश, जिस उमंग के साथ करेगा उतना ही छात्रों पे क्या होगा, प्रभाव उसका पड़ेगा दोस्तों। आगे देखते हैं कथन विधि में आगे क्या है। इसके लिए वह कथन प्रविधि का प्रयोग करता है। कथा सुनाना भी एक कला है, यह प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। तो यहां से कथन विधि से आपको क्वेश्चन एक ही मिल सकता है कि कथन विधि उपयोगी है, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, तो याद रखना प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। आगे चलते हैं दूसरी विधि की ओर। दूसरी है चित्र विधि। कथा से संबंधित चित्रों के आधार पर अध्यापक कथा का विकास करता है। चित्र होते हैं, उन चित्रों के आधार पर जो अध्यापक या शिक्षक होता है वो क्या करता है दोस्तों, अपनी जो कथा है उसका निर्माण करता है, उसका विकास करता है। नवीन चित्रों के प्रदर्शन की जिज्ञासा कथा समाप्ति तक बढ़ती जाती है। नवीन चित्र, जैसे जैसे नए चित्र आते रहते हैं तो कथा के जैसे समाप्ति की ओर छात्रों की जिज्ञासा है वो बढ़ती रहती है दोस्तों। आगे देखते हैं, इससे छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। किससे दोस्तों, चित्र विधि से, कल्पना शक्ति का, क्योंकि जो चित्र उनके सामने है उससे आगे क्या आने वाला है वो अपनी कल्पना को आगे दौड़ाएंगे, तो इससे क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है चित्र विधि से। मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर भी प्राप्त होता है। जैसे ही शिक्षक ने पूछ लिया कि आगे क्या होने वाला है तो मौखिक अभिव्यक्ति, छात्र है अपनी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास भी इससे कर सकते हैं। यह थी हमारी चित्र विधि। आगे देखते हैं तीसरी विधि है जो हमारी प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि क्या कहती है, शिक्षक कथा के विकास के लिए लघु प्रश्नों की एक क्रमबद्ध प्रश्नावली तैयार करता है। शिक्षक है जो कथा के विकास के लिए क्या करता है, लघु प्रश्नों की एक क्रमबद्ध प्रश्नावली है वो तैयार करता है। प्रश्नोत्तर प्रणावली जो प्रश्नोत्तर विधि है इसकी बात कर रहे हैं हम। छात्र पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता है, इस प्रकार कथा विकसित होती है। छात्र है
छात्रों से शिक्षक प्रश्न पूछता है, शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है, तो एक कथा सी हो गई है ना दोस्तों। तो यही है प्रश्नोत्तर विधि। यह प्रविधि माध्यमिक या उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है प्रश्नोत्तर विधि, कथा शिक्षण की प्रश्नोत्तर विधि है वो कौन से स्तर के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट में चलते हैं, चौथी है हमारी संवाद विधि। अब बात करते हैं संवाद विधि क्या कहती है। अध्यापक कथा के पात्रों के कथनों के संदर्भ में छात्रों के साथ वार्तालाप करता है। कथा के जो पात्र हैं उनके जो कथन हैं, कथा के पात्रों के कथन, उनके बारे में अध्यापक होता है ना, वो छात्रों से क्या करता है, वार्तालाप। पहले कथा सुना दी, कथा सुनाने के बाद उनके बारे में क्या करता है, वार्तालाप करता है तथा उनकी सहायता से संपूर्ण कथा को कहता है। क्या कहता है, छात्रों को वार्तालाप करते हुए फिर पूरी कथा को सुनाता है। दोस्तों आगे देखते हैं संवाद विधि में, छात्रों की प्रतिक्रिया वार्तालाप के द्वारा समझे जाने के कारण इसे संवाद विधि कहते हैं। छात्रों की जो प्रतिक्रिया होती है वो वार्तालाप के द्वारा समझी जाती है। कैसे कि छात्र है, छात्रों से शिक्षक है, जो पात्र है उनके बारे में प्रश्न पूछता रहता है, उनसे जानकारी लेता रहता है, तो इससे उनके मध्य वार्तालाप होती रहती है। इसी कारण इस विधि को क्या कहते हैं, संवाद विधि कहते हैं। और ये माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी है। माध्यमिक स्तर के लिए उपयोगी विधि संवाद विधि। नेक्स्ट है कथा शिक्षण की, वो है कक्षा अभिनय विधि। अध्यापक उचित हाव भाव से कथा का वाचन करता है। जो कक्षा अभिनय विधि होती है दोस्तों, इसके अंदर अध्यापक है वो क्या करता है, अपने हाव भाव, अपने शरीर की क्रियाएं करता है, शारीरिक क्रियाओं के साथ वो क्या करता है, कथा का वाचन करता है। उसी प्रकार छात्रों को पात्रों के अनुसार वाचन का आदेश देता है। जैसा खुद कर रहा है वैसा ही छात्रों को बोला जाता है कि जैसा यहां पर कथा के अंदर पात्र कर रहा है वैसा ही आप करो। इस विधि में कक्षा अभिनय जो विधि है, इसके अंदर जो छात्र है वो क्या रहते हैं दोस्तों, सक्रिय रहते हैं, क्योंकि शिक्षक ने जो शारीरिक क्रियाएं की वो की वही कौन करेंगे, छात्र करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, एक सक्रिय विधि। संवादों की संख्या अधिक होने पर यह विधि अधिक उपयोगी होती है दोस्तों। अब नेक्स्ट विधि है हमारी जो कथा शिक्षण की, वो है दोस्तों गहन अध्ययन विधि। यह अंतिम विधि है कथा शिक्षण की। इस विधि के द्वारा अध्यापक कथा में आए हुए कठिन शब्द, नवीन विचार, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या स्पष्ट रूप से करता है। गहन अध्ययन विधि में क्या करता है, जो अध्यापक है जो कथा के अंदर गहन अध्ययन से पता करना, आप गहन अध्ययन को पकड़ो और उससे समझो। गहन अध्ययन यानी हर चीज का निचोड़ निकालना। जैसे जो कठिन शब्द आते हैं ना उनकी, नवीन जो विचार है, जो लोकोक्तियां हैं, जो विलोम है, जो पर्यायवाची है, उन सब की यानी व्याकरण, संपूर्ण व्याकरण की वहां पर व्याख्या है वो की जाती है गहन अध्ययन विधि में। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, इस विधि के अनुसार कथा की अन्य कथाओं के संदर्भ में तुलना तथा समीक्षा पर भी विचार किया जाता है। जो दोस्तों आपकी गहन अध्ययन विधि है, इसमें जो कथा हमारी रहती है उसकी अन्य कथाओं के साथ तुलना या समीक्षा भी की जाती है, और यह है जो आपके उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े अनुवाद और कथा शिक्षण की विधियां। कैसा लगा ये वीडियो, एक बार सभी साथी कमेंट जरूर करें, और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।